एक बार हर चीज़ को, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का, वो कहता है डिस्कस द राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब इसको ना देखो, कभी भी ना इन चीज़ों को याद मत करना, कोशिश करना इनको समझने की। जब समझोगे तो याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ में आ गया तो इसलिए सबसे पहले इनको समझ लो। अब बात किसकी कर रहा है? अनपेड सेलर की बात कर रहा है। अनपेड सेलर वो व्यक्ति होता है जिसकी पेमेंट नहीं, जिसको पेमेंट नहीं किया गया या उसकी पेमेंट नहीं हुई, वो हमारा अनपेड सेलर है। अब उसके राइट्स क्या है? तो अगर आपको किसी चीज की पेमेंट नहीं मिली तो पहला राइट क्या होगा आपका? बताओ, पहला राइट क्या होगा आपका? सूट फाइल कर देंगे। हम्म? केस सबसे पहला राइट तो ये है कि आप अपना अनपेड अमाउंट उससे वसूलने की कोशिश करोगे ना। वो पैसा नहीं दे पाएगा तो सामान वापस ले लोगे उससे। ठीक है। अब पैसा वापस लेना है आपको, आपका पैसा जो है, पैसा लेने के लिए आपके पास जो तरीका था वो तो आप अप्लाई कर ही चुके हैं, यानी कि मांग सकते हैं, नहीं नहीं ले रहा है वो। तो आप सूट करोगे ना, सबसे पहले कोर्ट जाओगे, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ सूट फाइल करोगे। तो जो अनपेड सेलर होता है वो व्यक्ति होता है जिसने गुड्स की डिलीवरी तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फाइनली कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट पेमेंट नहीं किया। तो इसमें कुछ अनपेड सेलर को रेमेडीज मिलती है। मतलब अनपेड सेलर वो है जिसने गुड्स तो डिलीवर कर दिया और बायर्स ने गुड्स तो ले लिया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया आपको। तो अनपेड सेलर वो है जिसकी पेमेंट नहीं हुई, वो अनपेड रह गया, और गुड्स उसने डिलीवर कर दी, गुड्स वो डिलीवर कर चुका है। तो हम बात कर रहे हैं पहला वसूलने का तरीका, वो है सूट फॉर प्राइस। तो सेलर के पास एक तरीका है कि वो चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है उसके अगेंस्ट पैसा वसूलने के लिए। प्लस इस सूट के अंदर वो रिकवरी भी कर सकता है। रिकवरी मतलब जो उसको मेंटल इंजरी हुई, जिस वजह से उसने परेशानी ली उस पैसा ना मिलने से, उसको जो दिक्कत हुई उसका पैसा भी उसमें जोड़ सकता है। ठीक है। दूसरा सूट फॉर प्राइस का हो गया। तो एक और केस वो कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। मान लो कि बायर ने जो था ना माल ही नहीं एक्सेप्ट किया। मान लो उसने ऑर्डर दे दिया, आपको बोला 100 शर्ट बना के मुझे 5 अगस्त को डिलीवर कर देना, और मैं आपको 10 शर्ट का पैसा एडवांस दे रहा हूँ। 10 शर्ट का पैसा जैसे आपको एडवांस मिला, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया 100 शर्ट का, बनाना शुरू कर दिया, माल बना के तैयार करके ट्रक में लोड करके आपने भेज दिया। लेकिन जैसे उसके गोदाम पे पहुंचा तो उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने बोला मुझे अब माल की जरूरत नहीं है, आप मेरा एडवांस रख लो और मुझे माल भी नहीं चाहिए। मतलब मैं एडवांस भी वापस नहीं मांगना, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। आपका नुकसान क्या हो गया? आपका नुकसान ये हो गया कि आपने उस 10 शर्ट के एडवांस के बेस पर जो पूरा मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को पेमेंट की, आपने वो लगाया, अगर वो माल नहीं लेगा, और अगर ये माल ऐसा है शर्ट का जो फैशन ही खत्म हो जाएगा, मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा, या शर्ट ना मान उसको दूध मान लो कि किसी ने 100 लीटर दूध का आपको ऑर्डर दिया, आपने दूध अरेंज कर दिया जगह जगह से, दूध की डिलीवरी के लिए उसको भिजवा दिया, उसने बोला मुझे दूध की जरूरत नहीं है, मेरा एडवांस ही रख लो। लेकिन दूध तो भाई रुकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, मार्केट में अब कहाँ ले जाएंगे हम इस दूध को? तो वो दूध खराब हो गया तो उसके डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब माल डिलीवर भी नहीं किया फिर भी आप पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ डैमेज हो गई। उसे कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस। या वेजिटेबल्स है, किसी ने आपको वेजिटेबल का ऑर्डर दिया, आपने वेजिटेबल को तैयार करके मतलब खरीद के मार्केट से अरेंज करके उसको भिजवा दिया, लेकिन उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। अब आप क्या करोगे उस सब्जियों का? आपके तो किसी काम की नहीं, हो तो खराब हो जाएगी। फ्रेश वेजिटेबल की डिमांड होती है मार्केट में, तो इसे सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर देते हैं ऐसे केस में। तो जब उसने डिलीवरी ले ली हो, पेमेंट ना की हो, तो आप सूट फॉर प्राइस करोगे। जब उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया लेकिन जो सामान है वो ऐसे नेचर का है कि वो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं। अब है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। मान लो कि ड्यू डेट नहीं आई अभी, और बायर ने ड्यू डेट से पहले ही आपको नोटिस भेज के बोल दिया कि मुझे आपके माल की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे आप माल सप्लाई मत करना। तो इसके लिए भी एक वो बन जाता है, मतलब केस बन सकता है जिसमें हम रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बिफोर ड्यू डेट। जब भी ड्यू डेट से पहले जो बायर होता है या सेलर होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो उसकी एंटिसिपेटरी कुछ मतलब ड्यूटीज बनती हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, और जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी उसको नुकसान भरना पड़ेगा दूसरी पार्टी का। जितना भी नुकसान वो मांगेगी दूसरी पार्टी उतना। इसके अलावा सूट फॉर इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप बायर से वसूल रहे हो, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट जो पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मार्केट से पैसा उठाया और उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा, अगर वो डिलीवरी नहीं लेगा
डिलीवरी लेने से मना कर देगा, या वो कहेगा कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं माल, या फिर मैं आधा माल एक्सेप्ट करूंगा। तो आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है उस इंटरेस्ट को आप उससे वसूल सकते हो, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को उससे वसूल सकते हो, क्योंकि आपने उस इंटरेस्ट पे पैसा जो लिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लिया था। अब इसके उल्टा हो जाए, मान लो बायर को रेमेडीज चाहिए हो सेलर के थ्रू, सेलर तो माल दे रहा है, सॉरी सेलर माल दे ही नहीं रहा, बायर तो माल खरीद रहा है, लेकिन बायर ने क्या कहा था कि 10 शर्ट का उसको एडवांस दे दिया, बोला 2 महीने बाद सप्लाई कर देना। 2 महीने बाद जो शर्ट है वो सप्लाई नहीं हुई बायर को, और बायर ने किसी और से एडवांस उठा लिया कि जैसे ही मेरे पास शर्ट आएगी तो 10 दिन बाद मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। उसने 10 दिन का मार्जिन लेके आगे ऑर्डर कर दिया। अब सेलर ने उसको माल दिया नहीं बायर को, तो बायर आगे कैसे उसको बेचेगा, तो बायर का नुकसान होगा। तो बायर अपने नुकसान के लिए किससे डैमेजेस वसूलेगा, सेलर से। तो बायर भी सेलर से डैमेजेस वसूल सकता है, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 57 कहता है कि अगर सेलर डिलीवरी ना करे तो बायर उसके ऊपर केस करके नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स का उससे पैसा मांग सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लो कोई परफॉर्मेंस करने का वचन दिया हो, सेलर ने वचन दिया हो बायर को किसी काम को करने का, और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो पूरी नहीं करता, वो अपने इस परफॉर्मेंस के जो प्रॉमिस है उसको कीप नहीं करता, उस प्रॉमिस को तोड़ देता है, तो इस कंडीशन में जो बायर है वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है कि आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। मान लो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए विल सेल टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑन स्पेसिफिक डेट, कि एक जो एंटीक पेंटिंग है वो उसको इस डेट को वो दे देगा, लेकिन ये डे आ गया, उसने पेंटिंग को सेल करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, तो ये क्या करेगा, कोर्ट चला जाएगा, बोलेगा ऑर्डर ए टू सेल द पेंटिंग, कि ए को ऑर्डर दिया जाए कि मुझे पेंटिंग सेल करे उसी प्राइस पर जिस प्राइस पे इसने प्रॉमिस किया था, यानी कि उसको काम करने के लिए मजबूर करेगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को पूरा करो जो वचन आपने दिया हुआ है उसको। अब है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, मान लो वारंटी का ब्रीच हो जाए, गारंटी तोड़ दे, फॉर एग्जांपल आपने बाहर से कोई चीज़ खरीदी, उसने बोला कि 2 महीने की इसकी गारंटी है, 2 महीने में अगर ख़राब हो जाएगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दूंगा। 2 महीने में चीज़ खराब हो गई, लेकिन उसने वारंटी पूरी करने से मना कर दिया, बोला कि जिसने मुझे वारंटी दी थी वो पूरी नहीं करता, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, बायर क्या करेगा, सेलर के ऊपर केस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नया टीवी खरीदा शोरूम से, और शोरूम वाले ने बोला कि ये कंपनी ले जाओ, चाइनीज़ है, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि इसका सर्विस सेंटर यहीं है आपके घर के पास ही है और ये आपको सर्विस देगा। 1 महीने में ही टीवी खराब हो गया, 3 महीने की गारंटी थी, और आप शोरूम वाले के पास गए तो वो कहता कि यार वो तो कंपनी बंद हो गई या कंपनी का सर्विस सेंटर ही बंद हो गया, अब तो आपको इसको बियर करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी का केस डाल सकते हो। मतलब जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना पड़ेगा, आपने प्रॉमिस किया था उसका पूरा करो। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुटेशन का मतलब ये है कि इफ द बायर डज नॉट हैव द वेट until the date of contract, he can treat the contract as resident, sue for damage immediately, this will anticipatory breach of contract। मतलब कुछ ऐसा बायर को पता लग जाए कि सेलर आगे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाला, तो वो पहले से पहले केस डाल सकता है। तो इसे कहते हैं रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको कहीं से कोई इनपुट मिल जाए कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल उसने बायर को शर्ट के लिए ऑर्डर दे रखा था बायर ने सेलर को, अब उसको ये पता लग गया उसने तो शर्ट बनाने की फैक्ट्री बंद कर दी, तो अभी डेट आई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की, लेकिन उससे पहले ही वो केस डाल देगा उसके ऊपर, बोलेगा कि आपने जब फैक्ट्री बंद कर दी तो मेरी शर्ट कैसे बनाओ, इसलिए चलो जी मेरा पैसा वापस करो, मुझे हट जाना दो। शियो फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर ने इंटरेस्ट पे कुछ पैसा लेके सेलर को दे रखा है और सेलर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो उस इंटरेस्ट की वसूली वो सेलर से कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका प्राइमा फेस रिस्क। प्राइमा फेस रिस्क कौन से होते हैं, विद द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। तो प्राइमा फेस होता है प्रथम दृष्टया से, पहली बार देखने से ही पता लग जाए कि ये रिस्क है, उस रिस्क को प्राइमा फेस रिस्क कहते हैं, रिस्क प्राइमा फेस। तो सेक्शन 26 को कवर करता है प्राइमा फेस रिस्क को, जहाँ पे ऑनर जो होता है रिस्क इफ द प्रॉपर्टी इट डैम हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर, ये प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होगी, बट इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर देन द गुड्स आर बायर रिस्क। लेकिन ये रिस्क को देखने के बाद भी अगर बायर उस गुड्स को ले लेता है तो फिर बायर्स के एंड पे रिस्क रहेगा, सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो this provision is applicable if no specific provision has been signed by the parties to the contract in their contract regarding this. This rule is applicable
irrespective of the fact that the delivery has been made or not। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिस्क है वो एसोसिएट कर रहा है, किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ऑनरशिप के साथ एसोसिएट कर रहा है, नॉट विद द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये रिस्क पोजेशन के साथ नहीं है, ऑनरशिप के साथ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई लैंड है और आपने उस लैंड पे एक चौकीदार रख रखा है उस लैंड की देखभाल के लिए। तो यहाँ पर अगर उस लैंड का कोई भी रिस्क होता है तो वो लैंड पोजेशन में किसकी है, चौकीदार की है। लेकिन अगर लैंड को कोई अनऑथराइज कब्जा कर लेता है, चौकीदार ध्यान नहीं देता या चौकीदार जाता ही नहीं है, सोचता है मालिक तो है ही नहीं, और वो लैंड कब्जा हो जाता है, तो यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, पजेशर का नहीं हो रहा है, मतलब जिसके पजेशन में लैंड है उसका नहीं हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है, ऑनर का हो रहा है। तो लॉस हमेशा ऑनर के साथ जुड़ा होता है। टू डिसाइड वेदर द रिस्क हैज बीन पास्ड और नॉट, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो रिस्क है वो पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। फाइंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट इज ऑनर हैज पास्ड और नॉट, यानी कि जहाँ पे रिस्क पास हो सकता है वहाँ पे रिस्क ऑनर का ही रहेगा। पासिंग द रिस्क मीन्स द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बायर। जहाँ पर जो सेलर है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहा है बायर को, मैंने बेचने वाला जब बायर को बेच रहा है तो उसको जो भी प्रॉपर्टी वो बेच रहा है वो रिस्क फ्री होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्राइमा फेसिस पे प्रॉपर्टी रिस्क फेसिस होनी चाहिए, रिस्क फ्री होनी चाहिए। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी आप खरीदने गए, आपने प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से देख लिया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, बेचने वाले ने आपके नाम पेपर कर दी, लेकिन जब आप उसका पोजेशन लेने गए तो पोजेशन के टाइम पे आपको पता लगा कि ये जो प्रॉपर्टी है पहले से ही किसी और को भी बेच रखी थी, मतलब बेचने वाले सेलर ने। तो यहाँ पे बायर के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। प्राइमा फेसिस में तो वो करेक्ट लग रहा था, पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन धोखे से नकली रजिस्ट्री हो गई या कुछ हो गया तो पहले से उसको जो बेच रखा था उसके लॉसेस के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जहाँ पे सेलर को भी ना पता हो और उस चीज़ के अंदर कुछ गड़बड़ हो तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्रेता सावधान रहे। तो खरीदने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जागरूक रहे। अगर वो जागरूक नहीं है और उसका कोई लॉस हो गया, बायर्स ने अगर कोई टेक केयर नहीं किया, बायर सावधान नहीं रहा और लॉस हुआ, तो वहाँ बायर का फॉल्ट होगा, सेलर का कोई फॉल्ट नहीं होगा, जब प्राइमा फेसिस में उसके अंदर कुछ करेक्ट इनकरेक्ट ना दिखता हो तब। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक घर खरीद लिया आपने, आपको पता नहीं था कि ये घर बहुत सालों से बंद है, लेकिन बेचने वाले को ये पता था कि बहुत सालों से उसका घर बंद है, उसने उसको पर उसको ये नहीं पता था कि आसपास के लोग ये कह रहे हैं इस घर के अंदर तो भूत है या कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। और जब वो नई फैमिली उस घर के अंदर रहने गई जिसने खरीदा था, तो उसको ये पता लगा और कि इस चीज घर के साथ इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उनको डर लगने लगा और वो घर से निकल के भाग गए, मतलब उन्होंने घर में रहे ही नहीं और उसने फिर सेलर के ऊपर केस डाल दिया। तो यहाँ पे सेलर को नहीं पता था कि उसके घर में ऐसा कुछ है या अफवाह उड़ी हुई है आसपास, क्योंकि बहुत सालों से उसने तो केवल घर बंद करके ही छोड़ रखा था। तो उसने इंटेंशनली ऐसा कोई रॉन्ग नहीं किया, मतलब जानबूझ के धोखा नहीं दिया, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा, वहाँ पे सेलर को एक्सेप्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, उसको ऐसी कोई चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। और वो तो ये भी कह सकता है सब र्यूमर है, लेकिन र्यूमर्स के बाद भी तो वो रह नहीं पा रहे उस घर के अंदर, तो उनके लिए तो उस घर की कोई अहमियत ही नहीं हुई, तो पार्टी को लॉस जरूर हुआ, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जो बेचने वाला है, तो उसके लिए कोई एम्बिग्यूटीज नहीं है। अब है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी को कोई चीज़ रास्ते में मिल जाती है तो मिलने वाले के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी फ्लावर शॉप है, आपकी दुकान पे एक लेडीज आती है जिसके हाथ में हैंड पर्स है, छोटा सा पर्स है, आप उसको फ्लावर शॉप पे फ्लावर्स दिखाने लगते हैं, फ्लावर देखते देखते अपना पर्स वो आपके काउंटर पे रख देती है, फ्लावर पसंद कर लेती है, पेमेंट अपने मोबाइल से कर देती है, अपने कार्ड से कर देती है, मोबाइल से कर देती है मान लो, ठीक है, मोबाइल से पेमेंट करने के बाद वो फ्लावर लेके चली जाती है, लेकिन पर्स वहीं भूल जाती है काउंटर पे, तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फाइंडर ऑफ गुड्स हो गए फिर आप, आपको वो सामान मिल गया जो आपका नहीं है किसी और का है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, बताइए। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पर्स खोल के चेक करोगे इसमें कितने पैसे हैं और पैसे निकाल लोगे उसमें से सारे। क्या करोगे बताओ।
ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप कुछ तो बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक पर्स पड़ा मिल गया, आपने देखा कि पर्स है, उसमें आपको लग रहा है कुछ है, आपने उसको उठा लिया, उठा के चेक किया तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस पैसे को निकाल के अपनी जेब में रख लो और पर्स फेंक के चले जाओ आगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या लॉ हमारा कुछ और कहेगा इसके अंदर? मुझे लग रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं। चलो मैं बताता हूँ आपको। हमारा सेक्शन 71 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कहता है जिसका सामान खोता है और जिसको मिलता है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। बेली का, बेली और बेलर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। असली मालिक नहीं है वो। अगर किसी की भी चीज़ आपके पास आ जाती है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ओरिजिनल ऑनर को ढूंढने के सारे प्रयास करोगे और उसको उसका सामान दे दोगे। लेकिन इस ढूंढने के दौरान जो आप खर्चा करोगे, उस चीज़ को रखने के लिए जो आप खर्चा करोगे, वो आप उससे वसूल सकते हो, जो ऑनर ऑफ गुड्स है, लेकिन उसके सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्स आपको रास्ते में मिला, आपने पर्स उठाया, उसमें बहुत सारे पैसे और एक ड्राइविंग लाइसेंस है और एक आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड पे उसका नंबर होगा, मतलब उसका एड्रेस होगा हाउस का। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, उसका पर्स और पैसे दोनों वापस करने चाहिए। उससे केवल वो खर्चा लेना चाहिए जो आपको आने में और जाने में खर्च होगा। यानी कि जिस डेस्टिनेशन से आप आए और जिस डेस्टिनेशन पर आप वापस जाओगे, उसका जो बेस्ट पॉसिबल रूट है, उसका खर्चा आप उससे ले सकते हैं। जैसे गाड़ी का खर्चा ले सकते हैं, ऑटो का, टैक्सी का खर्चा ले सकते हैं। बस का नहीं, ऑटो टैक्सी तक चलेगा। तो ये सेक्शन 71 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ के करेक्ट ऑनर को ढूंढने का प्रयास करे। अब मान लो कि उसके अंदर तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसके अंदर ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे उसका पता लग सके, एड्रेस का ना फ़ोन नंबर का। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप उस पर्स को लेके सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप कोशिश करो उसे नई मालिक को ढूंढने, मतलब करेक्ट मालिक को ढूंढने की। तो आप जोर जोर से आवाज़ लगाओगे, भाई किसी का पर्स खोया तो बता दे। जो दो चार लोग आएंगे आपके पास कि पर्स मेरा है मेरा, आप उससे प्रूफ मांगोगे, पर्स के कुछ फीचर्स के बारे में, कलर के बारे में, उसके अंदर रखे सामान के बारे में। अगर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा पर्स, उसको लौटा दोगे कि वो राइटफुल ऑनर है। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको अपने घर ले जाएंगे, आसपास पुलिस स्टेशन में उसको सबमिट करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। हर संभव प्रयास करने के बाद भी अगर उसका ऑनर नहीं मिलता है तो फिर आप उसके मालिक हो जाएंगे, अदरवाइज आप मालिक नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कि एक लेडीज काउंटर पे पर्स भूल गई और आपने देखा, आपको याद भी आ गया कि उसी लेडीज का पर्स है, तो आपने उठा के काउंटर के अंदर रख दिया कि भाई अभी थोड़ी देर में वो वापस आएगी, तो आप पर्स वापस कर देंगे। आपने कुछ नहीं चेक किया कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, आपने काउंटर के अंदर डाल दिया। आप चले गए खाना खाने लंच में, पीछे से आपका जो सर्वेंट था शॉप का, वो काउंटर पे बैठ गया, उसको पता नहीं था कि पर्स जो है वो किसी का छूट गया और अंदर रखा हुआ है। वो लेडी वापस आ जाती है, वापस आके अपने पर्स के बारे में इंक्वायरी करती है। तो आपका जो नौकर होता है उसको मना कर देता है कि पर्स उसके पास है नहीं, लेकिन उसको शक होता है कि पर्स उसका यहीं छूटा है। तो वो पुलिस ले आती है और उसके टाइम पे आप आ जाते हैं। जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस आपके शॉप की तलाशी लेती है और पर्स आपके काउंटर में मिल जाता है। पुलिस आपके खिलाफ केस फाइल कर लेती है कि आपने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट ऑनर को वापस करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये प्रूव कर देते कि भाई आपने उसी नियत से उसको रखा हुआ है काउंटर में सेफली कि उसको वापस कर देंगे जब वो आएगी, लेकिन आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आपने नौकर को बताना भूल गए कि वो लेडीज आए तो पर्स दे देना। तो यहाँ पर आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नियत में कोई खोट हुआ तो आप फंस जाएंगे। तो राइट एंड ड्यूटीज क्या है फाइंडर की? सबसे पहली है राइट टू लाइन। लाइन का मतलब है कि जो करेक्ट पॉसिबल वे हो सकता है गुड्स के असली मालिक को ढूंढने का, वो सारा कोशिश करे उसके असली मालिक को ढूंढने की। कोई खर्चा करता है ढूंढने में तो वो उसको असली मालिक से वसूल सकता है। मेश यू फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड। अगर मान लो कि उसने खर्चा कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो किसी कोई ऐसी चीज़ है जो खराब हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी तो उसको बचाना जरूरी है। तो बचाने के लिए आपने क्या किया, उसको कोल्ड स्टोर में रख दिया। अब कोल्ड स्टोर में रखने के लिए आपके 2,000 रुपये खर्च हो गए। असली मालिक मिल गया, आपने चीज़ लौटा दी, लेकिन उसने बोला मैं क्यों दूंगा तुम्हें 2,000, वो सामान मेरा ही था, मैं नहीं देता तुम्हें 2,000। वो चला गया अपना सामान लेके। तो आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो सेक्शन 168 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। आप बोलोगे कि भाई तेरा सामान रखने में मेरा इतना खर्चा हुआ तो मुझे ये सूट फॉर रिवार्ड चाहिए। सूट फॉर रिवार्ड का मतलब है कि मैंने खर्चा किया आपकी वजह से आपके सामान को बचाने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे लॉस को आप भरपाई करें।
व्हेन फाइंडर ऑफ द थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। क्या उसको वो बेच सकता है आगे? मान लो कोई भी चीज़ को मिल गई तो फाइंडर क्या उसको बेच देगा? तो फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली बात तो वो फाइंड करे। अगर वो फाइंड नहीं कर पाता, उसका ऑनर को नहीं कर पाता, और सर्टेन पीरियड पूरा होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मान लो दूध दूध है, अब दूध को तो सिर्फ 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा रखा नहीं जा सकता। अब दूध के पैकेट का मालिक तो मिल ही नहीं रहा, तो 24 घंटे बाद आपके पास ये मतलब ये अधिकार आ जाता है, ये पावर आ जाती है, या तो आप उसको सेल कर दो या यूज़ कर लो, वरना वो खराब हो जाएगा ना। तो किसी चीज़ को खराब होने से अच्छा है उसका कोई इस्तेमाल कर ले। तो कोई भी पेरिशेबल नेचर की जो चीज़ें होती हैं जो खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, खराब हो सकती है अगर उनको यूज़ ना किया जाए, तो आपके पास वो सर्टेन पीरियड जब वो खराब होनी शुरू होने वाली होंगी, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब है ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर की क्या ड्यूटी है? सबसे पहले ड्यूटी क्या है? रीजनेबल केयर करना। जैसे वो अपनी चीज का ध्यान रखता है, ऐसे ही वो उस चीज का भी ध्यान रखेगा जो उसको पाई है, जो उसको रास्ते में मिले, जिसका मालिक वो खुद नहीं है। जब तक उसका असली मालिक ना आ जाए तब तक वो उस चीज को संभाल के अपने पास रखेगा। दूसरा उसका उसका ड्यूटी क्या है कि वो अनऑथराइज यूज नहीं करेगा उसका। सेक्शन 154 कहता है कि जो भी चीज़ अगर आपको मिल जाती है किसी दूसरे की, आप उसको अनऑथराइज यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी का सोने का कड़ा मिल गया, आपने उसको पहनना शुरू कर दिया, जब तक मालिक नहीं मिलेगा तब तक तो मैं पहन ही लूँ, उसके बाद जब मिल जाएगा तो लौटा दूंगा, मैं कौन सा बेईमानी कर रहा हूँ। तो वो अनऑथराइज यूज़ है, किसी और की चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑनर नहीं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए वो अनऑथराइज यूज़ हो गया, तो अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते। ड्यूटी नॉट टू मिक्स। कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने सामान के साथ मिक्स कर दो उसको। मिक्स करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक सोने का कड़ा मिल गया और उसी सेम डिजाइन के कड़े आपके पास भी हैं, आपने क्या है, घर में जाके अपने कड़ों के साथ रख दिया क्योंकि सेम वजन सेम डिजाइन उन कड़ों का भी है। तो आपको लगा कोई भी दे दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही डिजाइन है, सेम ही वजन है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और जैसे 24 कैरेट है, 24 कैरेट का ही है, हॉलमार्क है तो हॉलमार्क ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। ये कहता है हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका 156 सेक्शन ये कहता है कि फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सेपरेट रखे, अपनी खुद की चीज़ों के साथ मिक्स ना करे। अगर वो मिक्स करता है तो उसके बाद फिर वो जो असली ऑनर है, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके चीज़ के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो वो कंपनसेशन के लिए केस कर सकता है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। एक और ड्यूटी है फाइंडर की, वो असली मालिक मिलने पर उसकी चीज़ को रिटर्न कर दे। सेक्शन 160 ये कहता है ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज। मान लो कि किसी की मुर्गी आपको मिल गई और मुर्गी आपने अपने पास संभाल के रख ली, लेकिन मुर्गी ने अंडा दे दिया, अंडे से हो गया बच्चा और बच्चा भी हो गया बड़ा, फिर उसका असली मालिक मिल गया, तो आप मुर्गी तो वापस करोगे ही करोगे, साथ में बच्चा भी वापस करना पड़ेगा उसका। क्यों? क्योंकि ड्यूटी है कि जो अगर कुछ इंक्रीज हो जाता है प्रॉपर्टी में तो इंक्रीज के साथ ऑनर को रिटर्न करना पड़ेगा। लाइबिलिटी फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट। एक और हमारे यहाँ पे लाइबिलिटी है, सेक्शन 70 कहता है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो नॉन ग्रेशियस एक्ट करेगा। नॉन ग्रेशियस एक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऐसे रिलेशंस में आपकी कोई चीज़ है, तो जैसे ग्रेशियस होता है जो सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, उसको इज्जत देना, तो वो होता है नॉन ग्रेशियस एक्ट। तो इसको कंपनसेट किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। अब नेचर ऑफ द लाइन दैट फादर हैज ओवर द सॉरी फाइंडर हैज ओवर द गुड्स। अब फाइंडर कब गुड्स का मालिक हो जाएगा? तो फाइंडर दो कंडीशन में गुड्स का मालिक होगा, जब सर्टेन पीरियड में वो गुड्स के मालिक को ना ढूंढ पाए, दूसरा जब वो चीज़ खराब होने वाली हो तब, तीसरा जब वो उस पर इतना एक्सपेंस कर दे कि वो उसकी कॉस्ट के बराबर हो जाए, मतलब उसको सुरक्षित रखने में वो इतना खर्चा कर दे कि वो उसके गुड्स की वैल्यू के बराबर हो गया, तब वो उसका मालिक बन जाता है, फाइंडर ऑफ गुड्स। अदरवाइज फाइंडर ऑफ गुड्स उसका मालिक नहीं होता, उसका ओरिजिनल मालिक ही मालिक रहता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रेमेडीज क्या है जो बायर और सेलर को अवेलेबल है? बायर और सेलर को क्या रेमेडीज अवेलेबल है? पहला, डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीचिंग। ब्रीच का मैंने ऊपर बताया आपको, बायर और सेलर की जो ड्यूटीज बताई हैं वो ऊपर भी बताई हैं, जहाँ पे ये था कि अगर बायर माल की सप्लाई, बायर जो है वो सप्लाई लेने से मना कर दे तो सेलर उस पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी का केस डालकर अपना नुकसान वसूल सकता है। बायर जो है, सेलर अगर उसको माल की डिलीवरी नहीं कर रहा और बायर को नुकसान हो रहा है तो बायर उससे वसूली कर सकता है। अगला,
A person is breaching a contract whenever he is violating any term stipulated in the contract. कोई भी टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, अगर कोई भी पार्टी चाहे बायर है चाहे सेलर है, अगर उसका ब्रीच करता है तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब है बायर ने जो है माल ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो बायर के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा और सेलर उससे पैसा वसूल लेगा। दूसरा, अगर सेलर ने माल तो दिया ही नहीं लेकिन बायर ने एडवांस पहले दे दिया उसको, तो भी नॉन पेमेंट का केस बन जाएगा। अब है वायलेशन ऑफ कंडीशन, जो सेक्शन हमारा 12(2) है उसकी एक कंडीशन है, एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कहता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है और किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के होने ना होने पर अगर वो डिपेंड करता है, जैसे ए इन्फॉर्म अ कार सेल्समैन बी दैट ही वांट टू बाय अ कार विद द माइलेज ऑफ 20 लीटर। ए ने कार के शोरूम में जब कार खरीदने गया तो उसने शोरूम के लड़के को या मैनेजर को ये बताया कि वो एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है जिसकी माइलेज कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर हो, और उससे कम माइलेज की गाड़ी में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो शोरूम वाले ने उसको एक गाड़ी दे दी इस प्रॉमिस के साथ कि जो इसकी एवरेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन जब उसने घर में आके उसको इस्तेमाल किया तो उसकी जो एवरेज थी वो 20 किलोमीटर पर लीटर की नहीं थी, उससे कम थी। तो यहाँ पे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकता है, शोरूम को गाड़ी वापस कर सकता है, अपना पैसा वापस वसूल सकता है। लेकिन इसका प्रूफ होना चाहिए उसके पास, मतलब लिखित में उसने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो तब। वायलेशन ऑफ वारंटी, अगर किसी ने माल बेचा साथ में वारंटी दे दी और फिर अपनी वारंटी को वो ब्रीच कर देता है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में भी जो है कंपनसेशन का केस बनेगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, मतलब किसी चीज़ की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होनी थी और डिलीवरी करने से मना कर दिया सेलर ने, एक इंस्टॉलमेंट दे दी दूसरी इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनेगा। बायर अपनी नुकसान की भरपाई कर सकता है। अब सेलर तो दे रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट लेकिन बायर नहीं ले रहा, बायर लेने से मना कर रहा, तो यहाँ पर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि सेलर ने तो इसलिए माल तैयार किया था कि बायर उसको खरीद लेगा, तो उसका तो लॉस हो गया ना माल तैयार करने में। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, गुड्स को एक्सेप्ट करने से डिलीवरी लेने से मना कर दे, जो भी डिलीवरी लेने से मना करेगा उसके ऊपर नॉन एक्सेप्टेंस का केस लग जाएगा, बायर या सेलर जो भी है। ठीक है। गुड्स स्टॉप इन ट्रांजिट, मान लो सेलर ने अपने गोदाम से ट्रक को भेजा लेकिन ट्रक के ड्राइवर को फ़ोन करके रास्ते में बोल दिया कि माल को डिलीवर मत करना, वापस ले आओ, तो ये गुड्स स्टॉप इन ट्रांजिट हो गया, रास्ते में ही माल को रोक लिया। तो इसके कंडीशन में जो बायर है वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है। रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर, सेलर के पास क्या रेमेडीज है? सूट फॉर प्राइस, ये जो पहला क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का वो और ये क्वेश्चन सेम ही है, चाहे ये आंसर लिख दो या वो आंसर लिख दो, बात बराबर ही है। वही सेम इसमें भी लिखे हुए हैं, स्टॉप इन ट्रांजिट है और ये सूट फॉर प्राइस है, वो सारी चीज़ें हैं, सूट फॉर डैमेजेस है, सेम ही। तो ये लिख लो चाहे वो लिख दो, बात एक ही। ठीक है। अब है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है इसके अंदर। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब होता है उस तरह के डैमेजेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ रीजन से अलग हटके हो। नॉर्मल कोर्स ऑफ रीजन का मतलब ये है कि एक मान लो कि एक सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया 3 महीने बाद जो गुड्स है वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो किसको देना पड़ेगा? वो बायर को देना पड़ेगा, सेलर उसको बॉन्ड नहीं करेगा। सेलर माल लोड करके तो भेज देगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बायर देगा। दोनों के बीच में इसके लिए एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अब हुआ क्या, बायर जो सेलर की फैक्ट्री थी पहले दिल्ली में ही थी और बायर भी दिल्ली में ही था, तो उसको ये लगा कि भाई कितना खर्चा हो जाएगा, 100, 1000, 500 यही ले लेगा ट्रक वाला, चलो कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, सेलर ने उसी दौरान अपनी फैक्ट्री जो है दिल्ली से ट्रांसफ़र करके हरियाणा ले गए, हरियाणा में कहीं उसको स्थापित कर दिया। अब हरियाणा जब फैक्ट्री चली जाएगी तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस खर्चा बढ़ने की वजह से जो बायर है वो कहेगा कि भाई मैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस नहीं दूंगा, मैं उतना खर्चा दे दूंगा जो दिल्ली के दिल्ली में लगता, लेकिन आपने जो है फैक्ट्री ट्रांसफ़र कर दी तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सेलर मेरी क्या, मैं तो तुम्हें यही कहा था कि गुड्स तैयार कर दूंगा लेकिन डिलीवरी गोदाम से लेनी होगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अगर होगा तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस लगाएगी गवर्नमेंट, जो कोर्ट है इसके अंदर। यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा दिल्ली से हरियाणा आने का या हरियाणा से दिल्ली आने का,
वो सेलर बॉर्न करेगा और बायर उतना बॉर्न करेगा जो दिल्ली से दिल्ली डिलीवरी में होता है। तो इसे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस कहते हैं। रेमेडीज जो है दोनों को अवेलेबल है इसके अंदर, बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को रेमेडीज जो है वो अवेलेबल है। इंटरेस्ट बाय द वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस या वे ऑफ डैमेजेस की बात करें तो सेक्शन 61 इसको कवर करता है, जहाँ पे स्पेशल रिकवरी की बात की गई है। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक पार्टी अगर फेल हो जाती है डैमेजेस को देने के लिए और उसका सूट चला जाएगा अगर कोर्ट में, तो कोर्ट में केवल डैमेजेस ही नहीं वसूले जाएंगे, कोर्ट का खर्चा भी वसूल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। एक व्यक्ति के पास जैसा अधिकार है वैसा ही अधिकार वो आगे वाले को ट्रांसफर कर सकता है, उससे अच्छा अधिकार नहीं दे सकता। मान लो एक किराएदार है जो कमरे में किराए पे रह रहा है, तो उसके पास मालिक होने का तो हक है नहीं, किराएदार होने का हक है। अगर किराएदार किसी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करे तो वो दूसरे व्यक्ति को जो भी ट्रांसफर करेगा वो किराएदार ही ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वो मालिक तो ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, मालिकाना हक तो उसके पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे पुरानी दिल्ली में बहुत सारे दुकानदारों ने दुकानें किराए पे ली हुई हैं और कम से कम 50-50 सालों से 100 सालों से दुकान किराए पे है उनके पास। आज वो अपनी दुकान को अगर बेचते हैं किसी को तो वो अपनी किराएदारी को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो मालिकाना कैसे ट्रांसफर कर देंगे, मालिक तो वो है ही नहीं। तो अगर जो मालिक है वो केस करेगा तो वो किसके लिए किसके ऊपर केस करेगा, किराएदार के ऊपर करेगा, चाहे वो नया है या वो पुराना है। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल वही ट्रांसफर कर सकता है जो उसके पास है। तो सेक्शन 27 कहता है इसको, एक्सप्रेस द जनरल पोजीशन दैट नो वन कैन गिव बेटर व्हाट ही हैज। जिसके पास जो है उससे ज़्यादा अच्छा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक मालिक अपने आप, जैसे अब मान लो दुकान का मालिक है, उसके पास पोजीशन नहीं है लेकिन मालिक वो है, तो वो अगर दुकान किसी को बेचेगा तो वो मालिकाना हक तो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन पोजीशन कैसे देगा, पोजीशन तो किराएदार के कब्जे में। तो इसलिए वो बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो बेटर टाइटल ट्रांसफर करना किसी के पास पावर नहीं है, ना सेलर के पास है ना बायर के पास है, वो केवल वही ट्रांसफर होगा जो सेलर के पास ओरिजिनल है। अब मान लो कि ए ने बी का घोड़ा चुरा लिया, बी का घोड़ा चुरा के उसने सी को बेच दिया। अब बी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने घोड़े की तलाश की, सी के पास मिल गया। बी ने पुलिस ने सी से घोड़ा छीन के को वापस दे दिया। तो सी जो है वो कहेगा भाई घोड़े को तो मैंने पैसे देके खरीदा है, मुझसे क्यों ले जा रहे हो। तो क्या कहेगी पुलिस कि आपको जो बी ने बेचा है वो चोरी करके बेचा है, तो बी चोर है, तो चोरी का घोड़ा आपके पास सेल कैसे हो जाएगा, मतलब आप ऑनर कैसे बन जाएंगे, मालिक कैसे बन जाएंगे, ओरिजिनली तो आप घोड़े के मालिक है ही नहीं। तो यहाँ पे वो बी से तो केस लड़ेगा सी, क्योंकि उसने पैसा बी को दिया है, लेकिन उसको घोड़े का मालिक नहीं कह सकते, क्योंकि घोड़े का ओरिजिनल मालिक ए ही रहेगा, क्योंकि ए के कब्जे की चीज़ थी, ए ही उसका मालिक था। तो बी बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि बेटर टाइटल उसके पास था ही नहीं। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जहाँ पे बेटर टाइटल नहीं होता फिर भी बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एस्टोपल बाय द एक्ट और ओमिशन, गलती से ऐसा आपसे हो जाए तो। बाय द ऑनर स्टैंडिंग व्हेन द सेल इज अफेक्टेड। मान लो कि जब किराएदार दुकान को बेच रहा था तो मालिक जो था वहीं पे मौजूद था और मालिक ने क्या किया, विटनेस साइन कर दिया। किराएदार दुकानदार दुकान को बेच रहा है और ये कह के बेच रहा है कि मैं मालिक हूँ, और मालिक उसके अंदर विटनेस साइन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मालिक का हक ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मालिक वहाँ पे मौजूद था, मालिक के प्रेजेंस में किराएदार ने झूठ बोला, ये बोला कि मैं दुकान का मालिक हूँ, और मालिक की कॉन्स्पिरेंसी थी, वो भी षड्यंत्र में शामिल था, उसको भी कोई फायदा हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू हो जाएगी। उसको पता है, ऑनर वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको पता है ये सेल्स हो रही है, लेकिन ऑनर कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, ना बता रहा है सामने वाले को कि ये जो बेच रहा है ये किराए की दुकान है और ये मेरा किराएदार है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको सेल एग्रीमेंट भी बनवा रहा है। तो इससे कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, एस्टॉपल बाय एक्ट ऑफ ओमिशन। अगर मान लो दूसरे इसके अंदर हम देखें कि ऑनर की परमिशन से पजेशर जो है उस गुड्स को सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, आपने अपने एजेंट को बोला कि मेरी ज़मीन बिकवा देना, और आप ज़मीन के पेपर भी एजेंट के पास सौंपी है। एजेंट ने किसी से एडवांस उठा लिया और आपको पूछा फ़ोन पे कि भाई मैं एडवांस ले रहा हूँ, बताओ ले ले, तो आपने ही बोल दिया कि ले लें एडवांस, और एजेंट ने आपके बिहाफ पर एडवांस उठा लिया। तो यहाँ पे एजेंट जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो आपकी परमिशन से कर रहा है। जब वो आपकी परमिशन से करेगा तो वो बेटर टाइटल नहीं है, फिर भी वो बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर देगा। क्यों कर देगा, वो बयाना तो ले रहा है आपकी ज़मीन का जबकि मालिक आप है, लेकिन आपकी परमिशन से ले रहा है, तो इसलिए वो बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि उसके पास है नहीं, तब भी कर सकता है।
ठीक है। एस्टॉपेल बाय नेग्लिजेंस, अगर लापरवाही से कभी ऐसा काम हो जाए तो भी इसको ट्रू माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के दो बेटे हैं, सी और डी। तो मिस्टर ए ने अभी अपनी जायदाद ट्रांसफर नहीं की है, लेकिन मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो डेथ होते ही बी और सी ने ये सोचा, सी और डी ने ये सोचा कि पिताजी की डेथ हो गई तो हम मालिक हो गए। तो उसमें से एक भाई ने जाके बाहर किसी से एग्रीमेंट साइन कर लिया और बोला कि भाई मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मुझे इतना पैसा दे दो। आपने पैसा उठा लिया, मतलब सी ने पैसा उठा लिया उस जमीन के ब्याह पर। तो यहाँ पर सी की जो अभी हिस्सा मिला नहीं है फादर की डेथ के बाद, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली मालिक है, तो वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर देगा, अपने हिस्से को वो बेच देगा। जैसे कोर्ट अभी डिसाइड करेगी कि फादर की डेथ के बाद क्या पता फादर ने कोई विल छोड़ दी, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, वो नन एंड वाइड हो जाएगा जो भी पैसा उसने उठाया है। लेकिन अगर फादर ने कोई विल नहीं छोड़ी तो ऑब्वियसली जो है फादर की डेथ के बाद बच्चे ही मालिक होते हैं। तो वहाँ पे बेटर टाइटल ना होते हुए बेटर टाइटल ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, कोई मर्केंटाइल एजेंट किसी चीज को सेल करता है। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जो मालिक की चीजों को बेचने का अधिकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है, एजेंट चीजों को आपकी बेचता है। तो जब एजेंट बेचता है ना किसी चीज को, तो एजेंट बेटर टाइटल ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास टीवी बनाने की कंपनी है, आपने टीवी बना के अपने शोरूम पे रख दिया। शोरूम पे आपका एजेंट बैठा है, कोई टीवी खरीदने आता है, तो शोरूम का जो एजेंट है वही टीवी को बेच देता है, मालिक को आने की जरूरत नहीं पड़ती फैक्ट्री से। तो जो शोरूम का एजेंट बेच रहा है उसके पास टाइटल नहीं है, वो मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर रहा है, फिर भी वो मालिकाना हक ट्रांसफर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमिशन है, ऑनर की इजाजत है, मालिक ने उसको इजाजत दे रखी है कि माल बेचने की। जैसे हम अपनी दुकान पे लड़के रख देते हैं, लड़के को बोलते हैं सामान बेच देना, कोई ग्राहक आए तो उनके द्वारा बेचा गया सामान बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। अब है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर, मान लो एक चीज के चार ऑनर है, चार मालिक है, चारों ने मिलकर एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया कि भाई आप हमारी जगह आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर सेल का डिसीजन ले लेना, और जहाँ बोलोगे हम चारों आके साइन कर देंगे। यह साइन भी नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया। तो वहां पर उसके पास बेटर टाइटल नहीं है, वो पूरा मालिक नहीं है उस जमीन का, लेकिन सबके ऑथराइजेशन से उसके पास ये पावर आ गई कि वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जिसको जमीन बेचेगा वो पूरा मालिक हो जाएगा जमीन का, एक हिस्से का नहीं होगा खाली, वो सभी हिस्सों का मालिक हो जाएगा। अब है सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर द वर्डेबल एक्ट। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब अकॉर्डिंग टू लॉ वो करेक्ट था, लेकिन बाद में लॉ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से वो वर्ड हो गया, मतलब वर्डेबल हो गया, वो लागू नहीं हुआ। लेकिन इसके दौरान अगर कोई भी एग्रीमेंट हो गया तो वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा और बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। अब है सेल बाय पोजीशन आफ्टर सेल, एक व्यक्ति ने सेल के बाद आगे सेल कर दी, फर्दर सेल कर दी, तो इसमें ही बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है जिसको आगे सेल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से एजेंट के रूप में माल ले लिया, और ए ने बी से माल लिया और सी को बेच दिया, सी ने उसको आगे डी को बेच दिया। जब डी को वो माल बिकेगा तो डी को एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा, बेटर पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो बी कर रहा था ट्रांसफर, वो उसके पास पोजीशन नहीं था, वो ए के भी यहाँ पे बेच रहा था, उसके पास बेटर टाइटल नहीं था। लेकिन जब आगे सी ने बेचा तो उसके पास बेटर टाइटल आ गया था और उसने बेटर टाइटल पे उसको सेल कर दिया। सेल बाय बायर इन द पोजीशन बिफोर सेल, अब मान लो कि मैंने जो है एक जमीन खरीद ली, उसका बयाना दे दिया, जमीन का बयाना भी दे दिया, और मैंने उस बयाने के बेस पर ही आगे बेच दिया। मतलब मैंने मिस्टर बी की जमीन 10 लाख में खरीद ली, उसको 2 लाख रुपए बयाना देके एग्रीमेंट साइन कर लिया। अभी मैंने जमीन खरीदी नहीं है, लेकिन मैंने मिस्टर एक्स से जाके बात कर ली कि ये जमीन है मेरे पास, बताओ खरीदनी है। तो 12 लाख में मेरा सौदा हो गया। अब मैंने क्या किया, उससे 12 लाख की पेमेंट ले ली, उससे 10 लाख की पेमेंट देनी थी, उसको 10 लाख की पेमेंट दे दी, और मेरे को 2 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बेटर टाइटल ट्रांसफर कर दिया, जबकि मेरे पास बेटर टाइटल था नहीं। अभी मेरा उसका एग्रीमेंट ही हुआ था, जब मैं 10 लाख दूंगा तभी तो मेरे नाम जमीन आएगी, तब मेरा बेटर टाइटल। मैंने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया। मतलब ए को बोला कि जमीन जो है डी के नाम कर देना, तो ए चला गया रजिस्ट्रार ऑफिस में और डी भी आ गया, जमीन उसके नाम ट्रांसफर भी हो गई, बेटर टाइटल भी आ गया, और मेरा बीच में प्रॉफिट बन गया 2 लाख का। तो इसे कहते हैं सेल बाय बायर इन पोजीशन बिफोर सेल, मतलब कि सेल से पहले ही सेल हो गई, पोजीशन आने से पहले ही सेल कर दी। अभी तो पोजीशन आई नहीं है, लैंड अभी आपके पास पहुंचा नहीं है,
लेकिन आपने उसी पर गेम कर दी, उसे कहते हैं बेटर टाइटल ट्रांसफर होना। रीसेल बाय अनपेड सेलर, अब कोई अनपेड सेलर है, मान लो बायर ने माल का ऑर्डर दिया लेकिन लेने से मना कर दिया, सेलर की पेमेंट नहीं की, तो सेलर क्या करेगा, उस माल को आगे बेच देगा। मतलब जो बयाना ले रखा है वो तो खा ही जाएगा और माल को आगे बेच के पूरा पैसा भी वसूल लेगा। तो इसे कहते हैं बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे पार्टनरशिप में और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें पार्टनर इक्वल शेयर होल्डर होते हैं या फिर एक उन्होंने रेशो फिक्स की होती है उसके बेस पर। उसके भी यहाँ पे जो कंपनी होती है, तो कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होगी, वो अलग अलग फीचर्स पे हो सकती है। तो पार्टनरशिप का बात करें तो ये पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, उसके ऊपर बेस करके जो मेंबर्स होते हैं किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात होती है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पार्टनर होता है वो लॉस के बिजनेस को कभी चलाना नहीं चाहते या पसंद ही नहीं करते चलाना, हमेशा प्रॉफिट के बिजनेस को चलाना चाहते हैं। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, पार्टनर मिलकर चला सकते हैं उसको। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, इसका सेक्शन 4 डिफाइन करता है कोई भी एग्रीमेंट जो पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका मालिकों से अलग अस्तित्व होता है। कंपनी अपने मालिक से बिल्कुल अलग आइडेंटिटी रखती है। कंपनी का लॉस, पार्टनर का लॉस, मालिक का लॉस नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में अगर कंपनी का लॉस होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का लॉस होता है, तो पार्टनर का भी लॉस हो सकता है। पार्टनर अपनी पर्सनल बना उसमें उस लॉसेस को भरपाई कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की जो होती है एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी जो है वो मिनिमम 2 मेंबर के साथ शुरू की जा सकती है और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं इसके अंदर। और पार्टनरशिप की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम जो होते हैं 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम, अपनी प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। तो ये कंपनी हो गया। अब पार्टनरशिप की बात करें तो म्यूचुअल कंसेंट होता है, आपस में मिलकर किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए उसके प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर जो होते हैं एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने एक रेशियो के उसमें डिसाइड कर लेते हैं। कंपनी जो होती है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम एक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप में जो एक्ट लगता है वो 1932 है और जो कंपनी में लगता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। मिनिमम नंबर ऑफ की बात करें तो 2 पार्टनर मिलकर जो है कंपनी को शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने ही मेंबर हो सकते हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है किस तरह से पार्टनर बिजनेस चलाएंगे, किस तरह से प्रॉफिट लॉसेस को बांटेंगे। और कंपनी की बात करें तो कंपनी चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, जो इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी से शुरुआत हो जाती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर कोई भी कैपिटल का क्लॉज नहीं है, मतलब 0 पैसे से भी शुरू कर सकते हैं और जितने भी पैसे चाहे उतने भी लगा सकते हैं पार्टनरशिप में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 1 लाख से शुरू हो सकती है और पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में किसी ऑडिट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कंपनी में हर साल ऑडिट कराना पड़ता है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो सभी पार्टनर की कंसेंट से ही कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन वो पार्टनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और कंसीडर अ लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को आपको रजिस्टर कराना है तो एक एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार लगेगी, मैं रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसमें कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखना पड़ेगा आपको, किस बिजनेस के लिए आप शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म वो बताना पड़ेगा,
साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका हेड ऑफिस कहाँ पे रहेगा, किस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं, कब से काम शुरू करना चाहते हैं। पार्टनर जो होंगे उन सबके नाम एड्रेस देने पड़ेंगे आपको। कंपनी अगर पहले से चल रही है तो ये बताना पड़ेगा कि पहले कितने टाइम से कंपनी आप चला रहे हैं, ठीक है। और जो पार्टनर है जिनको आपने पार्टनर बनाया है उनका सिलेक्शन का बेसिस क्या है, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अब ये सब डिस्क्लोज करने के बाद अगर कंपनी पास हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कंपनी शुरू हो जाए, मतलब पार्टनरशिप फर्म शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी कंपनी आप बिना रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म सॉरी, बिना रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, चलती है बहुत सारी कंपनी को। पार्टनरशिप फर्म को बिना रजिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई इंडिया में गुनाह नहीं है, कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर रजिस्टर करके चलाएंगे तो सेक्शन 69 इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बताता है। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड फर्म की बात करें तो छोटी मोटी नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो सकती हैं, लेकिन बड़ी लेवल पर अगर आप करना चाहते हैं तो नॉन रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस के बिना हो नहीं सकती, आपको रिकॉग्नाइज कराना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो अपने नाम से सिविल सूट कर सकती है, कोर्ट में कंपनी के नाम से केस हो सकता, मतलब पार्टनरशिप फर्म के नाम से केस हो सकता है। लेकिन अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो वो अपने नाम से केस नहीं कर सकती, उसके पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पार्टनर के नाम पर ही केस होगा। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इससे जो पार्टनर है उनको रिलीफ मिल सकता है कंपनी के लाइबिलिटीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटीज के लिए पार्टनर को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। थर्ड पार्टी कोई भी क्लेम करेगी, कोई सूट करेगी, तो अगर पार्टनरशिप फर्म आपकी रजिस्टर्ड है तो वो पार्टनरशिप के फर्म के नाम से करेगी और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर करेगी। कोई भी लीगल एक्शन आप किसी पार्टनर के खिलाफ नहीं ले सकते। लेकिन अगर पार्टनर जो है अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करते हैं, जैसे बोला गया है कि कोई भी लॉसेस होंगे सब मिलकर उसको बॉन्ड करेंगे, लेकिन लॉसेस होने पर कुछ पार्टनर उस लॉस में हिस्सा देने से मना कर दें, तो वो केस जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड है तो। अनरजिस्टर्ड है तो कोई सुनवाई होगी नहीं कोर्ट के अंदर। नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, आपको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, आप पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कोई लीगल केस नहीं बना सकते आप उसके ऊपर। और के थर्ड पार्टी आपके मतलब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ करते तो भी कोई केस नहीं कर सकते आप, वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन करें और एसेंशियल क्या है इसके, मतलब पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल क्या क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म होती है दो दो लोगों से शुरू हो सकती है, दो से ज़्यादा लोग भी मिलकर किसी बिजनेस को जॉइंट रेशियो में चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जितने इसके पार्टनर हैं वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पार्टनर के लिए पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए इसके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का क्या एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप में जो है मैक्सिमम 20 तक मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसके 20 होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं इसके। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इन द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो भी काम किया जाएगा उसके लिए सभी पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, सभी पार्टनर को आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। जो भी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए होगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर ने जो भी डिसाइड किया होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या जो रेशो उन्होंने बना रखी होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उस रेशो में वो प्रॉफिट को बांट लेंगे। म्यूचुअल एजेंसी सभी जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। को पार्टनर जो होते हैं वो को ऑनर भी होते हैं कंपनी के। जो पार्टनर्स होते हैं अगर कंपनी के नाम पे पार्टनरशिप के नाम फर्म के नाम पे कोई भी बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो उसके सभी को ऑनर होते हैं। पार्टनरशिप फर्म और को ऑनरशिप में क्या है डिफरेंशिएशन, तो को ऑनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को ख़त्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप एक लॉन्ग रन में चलने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्ट है और को ऑनरशिप जो है एक बिजनेस पोजेशन है, मतलब एक छोटे से काम, फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है फर्नीचर बनाने का काम था तो दो लोगों ने मिलकर को ऑनरशिप में उस काम को ले लिया, तो वो को ऑनरशिप है, उस काम को पर्टिकुलर पूरा होते ही वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप लगातार चलती रहती है। ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम को ऑनर में ट्रांसफर्स होती है इनकम, उसका जो इंटरेस्ट होता है जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर्स के बीच में। और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म के हेड में चला जाता है, मतलब कंपनी के हेड में आता है प्रॉफिट। एजेंसी रिलेशनशिप होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं को ऑनरशिप के अंदर। और राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है को ऑनरशिप में दोनों को ऑनर करेंगे स्पेंड, और पार्टनरशिप में जो कंपनी होगी
जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो करेगी इन्वेस्ट। एक्ट की बात करें तो को ऑनरशिप के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक्ट है 1932। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ माइनर कैन एडमिटेड बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप फर्म में किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? क्या माइनर को लाइबिलिटीज के रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, या केवल प्रॉफिट में ही माइनर का हिस्सा होगा? अगर माइनर पार्टनर बन जाता है तो उसके राइट्स क्या क्या होंगे? तो माइनर को हम प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं कंपनी के अंदर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन माइनर सिर्फ आपके प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉसेस में माइनर का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो लाइबिलिटीज के लिए माइनर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं अपने बच्चों के नाम पे कंपनी शुरू करते हैं, तो बच्चों को वो पार्टनर तो बना लेते हैं, लेकिन बच्चे केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए लाइबिलिटीज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब राइट क्या क्या है माइनर के? जो भी राइट्स पार्टनर के होते हैं वो सारे राइट माइनर्स के भी होते हैं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के बिजनेस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले सकते हैं। ठीक है, जब वो मेजर हो जाएंगे तो 6 महीने हैं उनके पास डिसीजन लेने के लिए कि वो बड़े होने के बाद इस कंपनी में पार्टनर रहेंगे या छोड़ देंगे। वो चाहे तो कंपनी में पार्टनर रहे, चाहे तो छोड़ दे। अब माइनर्स की लाइबिलिटीज क्या है? माइनर्स को पर्सनली किसी भी फर्म के लॉस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं ठहराया जा सकता, मतलब माइनर कभी दिवालिया नहीं होता। इसलिए 18 साल से कम व्यक्ति किसी कंपनी का पार्टनर है, किसी पब्लिक नोटिस के थ्रू उसको पार्टनर बनाया जा सकता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो माइनर चूज कर सकता है कि उसको उस कंपनी का पार्टनर बनना है कि नहीं बनना। तो फुल टाइम मेंबर भी हो सकता है और पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकता है माइनर जो है। अब अलग अलग मोड क्या है रिटायरमेंट होने के? पार्टनरशिप से कोई व्यक्ति रिटायर होना चाहे तो क्या तरीका है उसका रिटायर होने का? तो रिटायरमेंट हो सकता है, सेक्शन 32 ये कहता है कोई पार्टनर चाहे तो कंपनी से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन रिटायरमेंट लेने के लिए उसको सभी पार्टनर की कंसल्ट लेनी पड़ेगी। उस कंपनी में जितने भी पार्टनर है सभी पार्टनर उसको अगर परमिशन देंगे तभी वो रिटायर हो सकता है, अदरवाइज वो रिटायर नहीं हो सकता। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको रिटायर होने से पहले अपनी सारी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उससे पहले कंपनी की सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी, जितने प्रॉफिट होंगे उन सबको बांटा जाएगा, सबका सेटलमेंट होने के बाद ही वो कंपनी को छोड़ सकता है। इसके अलावा जो आउटसाइडर के लाइबिलिटीज है, जो कंपनी के बिहाफ पे उसने कुछ प्रोमिस कर रखे हैं, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उन सबके सेटलमेंट करनी हो और एक नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, ताकि पब्लिक को ये पता लगे कि आज के बाद वो इस कंपनी का पार्टनर नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है पार्टनर की? क्या पार्टनर एक एजेंट के रूप में काम करता है कंपनी के? तो पार्टनर एक एजेंट भी हो सकता है कंपनी का और ऑनर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है कंपनी में, लेकिन 3 पार्टनर कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ फाइनेंस देके उन्होंने कंपनी में शेयर ले रखा है। एक ही पार्टनर है जिसके पास कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो एज ए एजेंट कंपनी के सारे रोल इम्प्लीट करेगा, सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है, वो एज ए मतलब पार्टनर जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी उसके पास एक एजेंट की, वो एजेंट की तरह सारे डिसीजंस ले सकता है कंपनी के बेनिफिट्स के लिए। कंपनी में अचानक से कोई क्राइसिस आए पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसके लिए जो भी जरूरी है नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकता है। व्हाट कैन डू पार्टनर डू नॉट डू? कौन सा ऐसा काम है जो सभी पार्टनर तो कर सकते हैं लेकिन पार्टनर जो एजेंट है वो नहीं कर सकता? तो वो एक ही काम है, कंपनी को बंद करना, या कंपनी की जो वाइंडिंग अप प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपनी को बंद कर देते हैं। तो कंपनी को बंद ही नहीं कर सकता, कंपनी को बंद करने से पहले उसको सभी पार्टनर की राय लेनी पड़ती, मतलब सभी पार्टनर का जॉइंट कंसल्टेशन लेना होता है। उसके अलावा वो सारे डिसीजन कंपनी के ले सकता है। तो ये पूरा असाइनमेंट मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया।